Thanks for watching this video. Please like and share to all your friends. Good morning students, class 8th. आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री चैप्टर। देखिए इसके मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। मैच द फॉलोइंग में RYOT रियॉट रियॉट किसे कहते हैं, किससे मैच होगा। देखिए सब नीचे आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट मैं आपको। रियॉट जो होते थे हमारे पीजेंट्स होते थे। पीजेंट्स मतलब छोटे मोटे जो हो गए किसान लोग जो हो गए, डेट इज कॉल्ड दी पीजेंट्स इन प्रीवियस टाइम। पहले हम इन्हें पीजेंट्स कहते थे। महल जो कहते थे हम विलेज को कहते थे। निज कल्टीवेशन ऑन प्लांटर प्लांटर्स ओन लैंड मीन्स प्लांटर जो प्लांटर्स मीन्स जो पेड़ लगाने वाले होते थे वो अपनी लैंड पे या कल्टीवेशन करते थे वो। रियॉटी कल्टीवेशन और रियॉट्स लैंड। रियॉट्स लैंड मतलब दूसरे की ज़मीन पर। रियॉट्स मतलब क्या बताया मैंने आपको, पीजेंट दूसरे की लैंड मतलब आज के टाइम में जैसे कि हम अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं तो हमने किसे दे सकती है खेती बाड़ी, बटाई पे दे रखी है फॉर एग्जांपल। और दूसरे लोग क्या करते हैं हमारे खेत पे काम करते हैं और हमें पैसा दे देते हैं वो उसका, तो वो अपना कल्टीवेशन करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए स्टूडेंट्स, ये सब आपके आगे हैं बीच में। पहला फिलअप्स है ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ इंडिगो एज अ क्रॉप। देखिए पहले क्या होता था, हमारी सबसे ज़्यादा इंडिगो नील की खेती होती थी। नील की खेती इसलिए होती थी क्योंकि ब्रिटिश लोगों को नील चाहिए था। इंडिगो माने नील, जो हम कपड़ों पे लगाते हैं नील पाउडर, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिगो। एंड उस नील से क्या हो जाता था, उसकी कल्टीवेशन फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाती थी, मतलब वो उगती नहीं थी वो। अगर हम नील बो देंगे अपनी लैंड में तो उससे अगली फसल हम लगाएंगे क्रॉप्स। इफ वी विल ग्रो द क्रॉप्स ऑफ नेक्स्ट सीजन देन द क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। उससे कल्टीवेशन क्या हो जाती है, फर्टिलिटी सॉइल की ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इंडिगो लगाते थे वो क्योंकि उन्हें चाहिए थी। और उससे इंडिया लोग क्यों मना करते थे इंडिगो लगाने को, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी क्या हो जाती लैंड की, कम हो जाती थी। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन देश के अंदर डिमांड किस चीज़ की बढ़ गई, इंडिगो की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेट 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में ब्रिटिश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसके थ्रू, इंडिगो लेने के लिए। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। मीन्स फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड किस चीज़ की बड़ी डिमांड, सिंथेटिक डाइज, जो हमारे बालों में डाइज लगाने की आती हैं और आज के टाइम पे आती हैं, बट प्रीवियस टाइम में हमें कपड़ों के ऊपर डाई लगानी होती थी। आज के टाइम पे क्या होता है, हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है, कलर निकल जाता है तो हम डाई लगाने दिए आते हैं। डेट डाई डिमांड इज़ was very more at that time by the international in the international market. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स का मतलब यह है कि वो अपने नील के पेड़ उगाते थे, खेती करते थे, और इसको रोकने के लिए इंडिया के लोगों द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था, आंदोलन, जिसको हम कहते हैं चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मेन फीचर्स क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब क्या कहा कहता है परमानेंट सेटलमेंट। इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेबल रेवेन्यू इनकम मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल बिलीव इन इन्वेस्टमेंट इन लैंड्स एंड टू इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। मीन्स क्या हुआ, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलता रहे, रेवेन्यू मिलता रहे, टैक्स मिलता रहे। अब टैक्स तभी मिलेगा भाई, हम टैक्स क्यों कम मिलेगा उन्हें, जब हम अपने प्रोडक्ट बेचेंगे कंटिन्यू। अगर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में, हम टैक्स भी नहीं देंगे। वैसे ही उस टाइम भी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को क्या दिया, उनको खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को, बिकॉज दे वॉन्ट द टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स और द पीजेंट्स एज अ इन रेवेन्यू। ठीक है, एज अ रेवेन्यू को क्या कहते हैं, हम टैक्स कहते हैं। और जब वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो एग्रीकल्चर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और खेती बाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट राजाज एंड
तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज जमींदार्स, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। क्या हुआ देखो 1793 में क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट इसे ही कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि लोग अपना परमानेंट काम पहचान लें कि उन्हें यही करना है। और कौन सा काम था वो काम था हमारा एग्रीकल्चर का, लोग जो कि लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। और क्या हुआ फिर राजास और तालुकदार्स व रिकॉग्नाइज जमींदार्स, उन्होंने क्या बना दिया, जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो उनसे कलेक्शन के लिए पीजेंट से क्या ले, टैक्स ले, ताकि उन्हें क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था एज अ रेवेन्यू फ्रॉम दी पीजेंट्स। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, मीन्स क्या हुआ, टैक्स क्या कर दिया, परमानेंटली फिक्स कर दिया था, बिल्कुल फिक्स कर दिया कि भाई 100 रुपये टैक्स देना है, तो चाहे तुम्हारी फसल मरे, चाहे अच्छी हो चाहे कम हो, आपको 100 रुपये देना है तो देना है। It was felt that this would ensure regular flow of revenue into companies' coffers and the same time encourages the zamindar to invest is improving the land. Means क्या हुआ, ये एक तरीके से क्या था, ये रेगुलर फ्लो था रेवेन्यू का। रेगुलर फ्लो मतलब ये स्टार्ट हो गया रेवेन्यू लेने का अंग्रेज़ों द्वारा पीजेंट से, कि उन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना है, चाहे उनकी फसल कम हो या ज़्यादा हो। और उस चीज़ से क्या उन्होंने क्या बताया कि वो हम हमारी लैंड के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी फैसिलिटी, बट ऐसा कुछ वो कर नहीं रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू, वही चीज़ आगे जॉब की बात है, विच दे यूजली डिड एज अ फिक्स्ड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, दे लॉस्ट देयर जमींदारी। अगर कोई भी जमींदार अपने लैंड का टैक्स देने को, जमींदार देखो वो होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड जमींदार। पीजेंट होते हैं छोटे वर्कर, छोटे किसान लोग जो उनके यहाँ काम करते हैं। ज़मींदार वो होते हैं जिनके पास कई हज़ार एकड़ ज़मीन होती है। तो ज़मींदार को अब उन्हें पता था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। बड़ी चीज़ को कैसे कब्जे में करा उन्होंने, कि ज़मींदार के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया फिक्स, कि भाई तुम्हें देना है तो देना है, और नहीं दिया तो क्या होगा, उसकी ज़मींदारी क्या कर दी जाएगी, लॉस्ट कर दी जाएगी, उससे ज़मीन छीन ली जाएगी। इस तरीके से उसका कोई हक नहीं होगा उसकी ज़मीन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, हाउ वाज दी महलवरी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट। देखिए महलवरी सिस्टम आया था, एक सिस्टम आया था जो कि यूज़ हुआ था परमानेंट सेटलमेंट से, कैसे अलग था ये। तो देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक साइड हम महलवरी लिखेंगे और एक साइड परमानेंट, और बीच में दोनों के पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। देखिए महलवरी सिस्टम डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी एक नाम है उस टाइम के आदमी का जो गवर्नमेंट के साथ चल रहा था, ब्रिटिश, और ब्रिटिश का नाम है ये, और उसने महलवरी सिस्टम को क्या करा, लेकर आया। केम इनटू इफेक्ट 1822 में लेके आया ये इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। नॉर्थ वेस्ट में लेकर आया ये जो एरिया थे, और बंगाल प्रेसिडेंसी हमें पता ही है, बंगाल में आके सबसे पहले क्या करा था ब्रिटिश ने, अपना सेटलमेंट करा था। द परमानेंट, अब देखिए परमानेंट के बारे में बता रखा है सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन, ये कब लाया गया, 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये दोनों ने बता रखा है कि 1822 में हाँ लाया गया, और दोनों ये ब्रिटिश द्वारा लाए गए थे अपने उनके फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट है देखिए, इट वॉज डिवाइज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू दी परमानेंट सेटलमेंट। मीन्स नेक्स्ट देखिए, इट वॉज डिवाइज एज अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट्स। मीन डिवाइज, इट वॉज डिवाइज द अल्टरनेटिव टू परमानेंट सेटलमेंट। मीन्स डिवाइज मतलब होता है एक चीज़ को नया, एक मॉडिफाई करना, की चीज़ को नया तरीका लाना, उसको करने का। जैसे पहले हमारा सिस्टम क्या चलता था, जेल का सिस्टम चलता था, उसमें क्या कर दिया ब्रिटिश लोगों ने आके, सिविल कोड बना दी और क्रिमिनल कोड बना दी, उसको डिवाइड कर दिया, एक नया तरीका बना दिया न्याय करने का, जस्टिस देने का। इट वॉज एम्ड एट एंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट। और इट वॉज एम्ड मतलब जो हमारा नेक्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट क्या था उनका, वो एम था ब्रिटिश लोगों का, कि उन्हें क्या करना है, टैक्स सबसे एक लेना है, और सबसे एक टैक्स लेते रहते तो उनकी सब बजट आते रहता आराम से, ना कम होता ना ज़्यादा होता, बढ़ के आता, और क्या मिलता रहता उन्हें, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहता। द विलेज हेड मैन इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। और विलेज के हेडमैन जैसे हमारे
लीडर बना लेते हैं विलेज का, प्रधान। इस टाइप से पहले प्रधान नहीं होते थे बट हेडमैन कहलाते थे वो। उन लोगों को हेड बना दिया था एक बंदे को, और वो क्या करता था, कलेक्ट करता था किससे, पीजेंट्स लोगों से या जमींदार लोगों से क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था। द राजाज एंड तलुकदार्स वर द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। किससे करे जाते थे परमानेंट सेटलमेंट में, राजा और तलुकदार से करे जाते थे। राजा और तलुकदार एक ही कहलाते थे, एक ही कैटेगरी आते थे। छोटे जो होते थे तलुकदार, और राजा क्या कहलाते थे, छोटे एरिया के जो होते थे राजा वो तलुकदार कहलाते थे, और राजा बड़े एरिया। रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड। भाई देखो कितनी बड़ी चीज़ दिखाई है कि हमारा महालवरी सेटलमेंट में 2 सेटलमेंट हुई थी, बट इन केस ऑफ महालवरी सेटलमेंट रेवेन्यू टैक्स कोई फिक्स नहीं था, कभी ज़्यादा ले रहे थे, कभी उससे ज़्यादा ले रहे थे, टैक्स बढ़ता जाता था। एंड वाज नॉट टू बी रिवाइज, उसको रिवाइज भी नहीं करा जा रहा था बार बार कि उसे दोबारा एक ही टैक्स लिया जाए। आज 100 रुपये ले लिया तो अगले महीने अलग टैक्स लेते थे, ज़्यादा लेते थे वो, उसको रिवाइज नहीं करते थे कि कम लें या ज़्यादा लें या सेम लें। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue each village or महल had to pay. Means estimated revenue क्या होता था हमारा, सब जितनी भी विलेज के अंदर ज़मीन होती थी, जितनी विलेज के अंदर क्या होता था, महल होते थे, सबका रेवेन्यू लिया जाता था, बिल्कुल अच्छी तरीके से सबका लिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ हाउस टैक्स जाता है आज के टाइम। द रेवेन्यू अमाउंट वॉज फिक्सड एंड वॉज नेवर टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। और देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो सकता था, महालवरी में इंक्रीज हो सकता था इन सम कंडीशन, बट इन केस ऑफ परमानेंट सेटल, परमानेंट का मतलब क्या हो, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए यानी कि क्या है कि रेवेन्यू उन्होंने करेक्ट सेलेक्ट कर दिया था कि इतना रेवेन्यू देना है, 100 रुपये देना है, तो हमेशा उन्हें आगे तक 100 रुपये ही देना पड़ेगा। फ्यूचर में आगे उसको चेंज नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गिव 2 प्रॉब्लम विच अक्रॉस विद द न्यू म्यूनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। मीन्स एक म्यूनरो सिस्टम भी आया था जो रेवेन्यू को फिक्स करा गया था, जिसके द्वारा कि रेवेन्यू अपनी बढ़ाया जाएगा या कम नहीं करा जाएगा, फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। क्योंकि रेवेन्यू में हमें पता है कितने चेंजेस आए थे, ब्रिटिश लोगों ने कितने चेंजेस करे थे महालवरी में और भी, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स फॉर अक्रॉस द न्यू म्यूनरो सिस्टम। देखो 2 प्रॉब्लम थी म्यूनरो सिस्टम जब लेके आए तो 2 प्रॉब्लम पड़ी। क्या पड़ी, of fixing revenue were driven by the desire increase income from the land. Revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay rents, fled the countryside and villages become deserted in many regions. देखिए क्या हुआ, जब म्यूनरो सिस्टम लेकर आए तो कुछ लोग थे, जब रेवेन्यू इतना बढ़ गया, लगान ही इतना हो गया, हम कहते थे लगान इतना हो गया कि इतने की फसल नहीं होती थी, इतने की लगान हो जाती थी, रेवेन्यू देना पड़ता था। जब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जब कोई खेती करेगा तो उससे तो देगा, वो जिस चीज़ का रेवेन्यू जा रहा है उससे तो निकालेगा, उसी काम से या उसी काम से निकालेगा, बट उसको फ़ायदा हो नहीं रहा। तो किसानों ने क्या करा, जब म्यूनरो सिस्टम आया इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लिया है लोगों के ऊपर, तो लोगों ने क्या करा, ज़मींदार ने क्या करा, अपने खेतों को छोड़ के, बंजर छोड़ के कहाँ चले गए, और कहीं कंट्री साइड दूसरी साइड भाग गए वो। और ये क्या हो गया, इसका ये बैक पॉइंट रहा कौन से सिस्टम का, म्यूनरो सिस्टम का। मतलब वो जगह उन्होंने कब्जे वाई वर रियॉर्ड्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। मीन्स रियॉर्ड्स लोगों को ज़बरदस्ती क्यों करी जाती थी कि उन्हें इंडिगो ही बोना है, इंडिगो की खेती करनी है ज़रूर। क्यों करनी है, द प्लांटर्स पेड वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। प्लांटर्स को बहुत कम प्राइस में मिल जाता था इंडिगो इन लोगों से, पीजेंट से। द रियॉर्ड वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि रियॉर्ड जो थे उनसे इतने उनकी खेती कराई जाती है ज़बरदस्ती इंडिगो की, और उनसे लगान लिया जाता था बहुत ज़्यादा, और उसके पैसे इंडिगो के जब वो बेचते थे तो बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो इसलिए कराते थे क्योंकि उन्होंने रेट उसका क्या कर रखा था, इंडिगो बहुत ज़्यादा कम कर रखा था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश लोगों ने अपने हिसाब से, और बाहर क्या बेचते थे, वो हायर कॉस्ट में बेचते थे। अर्निंग प्रॉफिट वॉज अ far-fetched idea. This means the rewards was always under debt. और ये इसका मतलब ये है कि रियॉर्ड्स जो भी थे काम करने वाले, जिनसे काम कराया जाता था, ज़मींदार या पीजेंट्स, तो वो हमेशा कर्जे में ही रहते थे।
कि इसका लगाम दो, उसका लगाम दो, मगर क्यों? क्योंकि उनको अपनी फसल का प्रॉपर इनपुट नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे अच्छे। नेक्स्ट हो गया द प्लांटर इनसाइड द पीजेंट्स कल्टिवेटेड इंडिगो ऑन द मोस्ट फर्टाइल पार्ट्स ऑफ द लैंड। देखिए प्लांटर्स क्या करते थे, जितनी अच्छी ज़मींदारी होती थी, जहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, वहाँ जहाँ पे फसल बहुत अच्छी उगती थी, वहीं पे क्या करते थे, इंडिगो को बोते थे। और वहाँ पे इंडिगो बोने का मतलब क्या हो जाता था कि अगली फसल क्या होती थी, बहुत कम उगती थी, बिल्कुल बेकार हो जाती थी ज़मीन। तो उन्हें डबल टैक्स ठीक है। मिलता But the peasant growing rice on the best soils after an indigo harvest, the land could not be used for sowing rice. अब देखिए क्या हुआ, पीजेंट्स लोगों ने क्या करा, उसके बाद में इंडिगो बोने के बाद उन्होंने जब राइस उगने का काम करा, खेती बाड़ी करी राइस की, चावल की, तो राइस उनके प्रॉपर तरीके से नहीं उगे। तो उन्हें पता लगा कि इंडिगो कितना नुकसानदायक है, इंडिगो पेड़ हमारे ज़मीन के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वट वर दी सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। मीन्स क्या क्या चीज़ें थी जिसने नील की खेती को बंगाल के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कैसे? द रियॉर्ट्स बिगेन टू रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो। रियॉर्ट्स लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ के लोकल लोगों ने, लोकल ज़मीन पीजेंट्स ने मना कर दिया कि भाई हमें इंडिगो नहीं बोना। जब उन्हें पता लगा कि इससे फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल की और हम आगे कोई फसल बो नहीं पाएंगे, तो कुछ बो नहीं पाएंगे तो कुछ खा भी नहीं पाएंगे। दे वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड दी सम जमींदार इन देयर फाइट। और उनको किसका सपोर्ट मिल गया रियॉर्ट्स को? छोटे छोटे किसानों को, विलेज के हेड का, जिसने ब्रिटिश ने जिसे हेड बनाया था किसान को, विलेज का, जो कलेक्ट करता था, क्या करता था, कलेक्ट रेवेन्यू, वो भी उनके साइड हो गया। और ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार भी किसी साइड हो गए, विलेज के साइड हो गए, रियॉर्ट्स लोगों के। और द स्केल ऑफ प्रोटेस्ट वॉज सो मच द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन। और ये इतनी बड़ी वो हो गई, सबकी यूनिटी मिल गए, ये लोग मिल गए, इंडिया के लोग और ये सब मिल गए, और इन्होंने अंग्रेज़ों की बात बिल्कुल मानी नहीं, और अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा, इंडिया की खेती को रोकना पड़ा। The Indigo Commission was set up to inquire into the problem. The commission accepted fault of the planters and allowed the riot grow whatever they wished. और इंडिगो कमीशन एक बनाई गई, इंडिगो की नील नाम से। और उसमें क्या हुआ, एक बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ, सब लोगों ने बैठ के मीटिंग करी अंग्रेज़ लोगों ने, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि सभी लोगों को कोई भी फसल बो सकता है, आप कोई उनको फोर्स नहीं करा जाएगा कि आप इंडिगो की खेती करो। तो ये भी उनकी एक ना एक चाल थी अंग्रेज़ों की। दिस लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ प्रोडक्शन इन बंगाल। और यही कारण था जिसके कारण इंडिगो की खेती उस टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। कहाँ पर? इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू